हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी के डेली डोज को। और ये डेली डोज जो होगा वो रोज़ शाम को आपको एक गोली लेना पड़ेगा। मतलब कि रोज़ शाम को आपके लिए एक वीडियो आएगा जो स्पेशली बायोलॉजी से संबंधित होगा, क्योंकि इधर बीच के एग्ज़ाम में हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादातर बायोलॉजी से प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो हमारी प्रैक्टिस बायोलॉजी पे एकदम अच्छे तरीके से हो जाए, इसके लिए ये सीरीज़ मैं शुरू किया हूँ। और जब तक बायोलॉजी से लगभग 500-600 से ज़्यादा प्रश्न हम लोग कवर नहीं कर लेते, तब तक ये सीरीज़ मैं बंद नहीं करूँगा और आपको इसी तरह से अच्छे-अच्छे प्रश्न देते रहूँगा। इसके अलावा आपको मॉर्निंग डोज मिल रहा होगा और उसमें 20 प्रश्न खाली आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन हर प्रश्न अपने आप में अच्छे लेवल के हैं और उसको डिस्कस करने के बाद आपको बहुत सारा ज्ञान भी मिल रहा होगा। तो बिल्कुल मत घबराइए, आज बायोलॉजी को उसी सीरीज़ में हम लोग हल करेंगे। आपको थोड़ा-सा अटपटा लगेगा कि सर संभव नहीं है कि आपको याद नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूँ कि सारी चीज़ें आपको याद हो जाएँगी, ठीक है? आइए अपने प्रश्नों को देखते हैं और फिर समझते हैं कि आज के लिए इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए। देखिए, पहला प्रश्न दे रहा है हमारे सामने कि नीम का पेड़ अपनी किस विशेषता के कारण विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है? दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उत्तर तो सभी का दिया हुआ है, लेकिन आपको उत्तर रटना नहीं है, आपको हर एक चीज़ों को समझना है, ठीक है? अभी जान रहे हो आपकी जो नीम का पेड़ है ना, इस पे ज़्यादातर लोग आकर्षित होते हैं। इसका मेन रीज़न पता है क्या है? क्योंकि नीम का पेड़ एकमात्र ऐसा पेड़ है जिसके पत्ती से लेकर के पत्ती हो गया, जड़ हो गया, तना हो गया, उसका जो फूल निकलता है जिसको नीम कौड़ी बोला जाता है ना, फूल जो होता है वो हो गया। ऐसा कोई भी भाग नीम का अ, नहीं है जिसका दुरुपयोग होता हो। सभी भागों का सदुपयोग होता है और सभी भागों से औषधियाँ बनाई जाती हैं। इसलिए यह वर्ल्ड वाइड मेरे हिसाब से एकमात्र ऐसा पेड़ है जिसका हर एक हिस्सा हमारे काम में आता है। हमारे ही नहीं, डॉक्टर हो गए उनके काम में, या जो कंपनियाँ दवाइयाँ बना रही उनके काम में ये बराबर आता है और हम लोगों के यहाँ बराबर अवेलेबल भी रहता है। ठीक है? तो याद रखिए, कीटनाशक स्रोतों के कारण, मतलब कि कीटनाशक जो चीज़ें होती हैं उनको ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो आपको पता ही होगा, जैसे किसी को बुखार आ जाता है तो हमारे गाँव वगैरह में क्या होता है ना कि नीम की पत्ती गर्म करके लोग नहा लेते हैं, उससे बुखार सही हो जाता है। ठीक है? या फंगस वगैरह शरीर में लगा रहता है ना, तो इसको गर्म करके जो है उसके बॉयल पानी से उसको धुल दिया जाता है, उससे सही हो जाता है। दाँत, खाज, खुजली सब सही हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है नीम का पेड़। ठीक है? अगला देखिए, पत्तों वाली सब्जियाँ देती हैं। जितनी भी सब्जियाँ हैं जो पत्ते वाली, जैसे लौकी तो पत्ते वाली सब्जी है नहीं, तो क्या है, जैसे पालक की सब्जी हो गई, पत्ता है ना उसमें भाई, जैसे पालक हो गया, मूली ही हो गया मान लो, आप और ले चलो जैसे चौराई का साग वगैरह हो गया, जितने भी साग सब्जी वाले होते हैं ना, पत्ते वाली सब्जियाँ होती हैं, ये जो होती हैं इसमें पर्याप्त मात्रा में आयरन मिलता है। आयरन कौन सा पदार्थ मिलता है? आयरन। सबसे ज़्यादा आयरन अगर की बात करूँ तो याद रखिए पालक से मिलता है। और दोस्तों, आपको इसी के साथ मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ। जो लोग भी गोरा होने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक बात याद रखिए कि गोरा होने के लिए 2-3 चीज़ें बड़ी कॉमन सी होती हैं। पहली बात तो आपका ब्लड जो है वो एकदम शुद्ध होना चाहिए। ठीक है? तो उसके बाद ही आपके चेहरे पे जो है थोड़ा-सा क्या बोलते हैं उसको, खिल सकता है आपका चेहरा, अदरवाइज़ नहीं। तो ये पालक का जूस में बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें आयरन होता है ना, और ये हमारे ब्लड को शुद्ध करने में भी बड़ा काम कर देता है। तो अगर इसको रोज़ सुबह आप थोड़ा-सा आधा गिलास अगर गरम करके इसको उबाल करके पीजिए, इसका रस निकाल करके, तो उससे क्या होता है, आपके चेहरे पर लालिमा जो होती है वो बढ़ जाती है, खिलने लगता है चेहरा। ठीक है? तो ये आयरन होता है, इसके अंदर आयरन पाया जाता है, इतना याद रखिए। पत्तियों के विच्छिद्र क्या कहलाते हैं? जिनमें समय-समय पर द्रव जल का रिसाव होता है, उसको बोलते हैं स्टोमेटा। अब आपको अजीब लग रहा होगा, सर स्टोमेटा क्या होता है? अच्छा, रंध्र का नाम सुना आपने? रंध्र, रंध्र का नाम सुना ना? रंध्र नहीं तो छिद्र, छिद्र का नाम तो सुना ही होगा बचपन से, छिद्र, छिद्र, ठीक ना? तो पत्तियों में हमको पता है कि छोटे-छोटे छिद्र पाए जाते हैं और 1 वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी 1 वर्ग सेंटीमीटर नहीं, 1 वर्ग मिलीमीटर जो स्केल होता है उसमें जो मिलीमीटर वाली लाइन होती है, 1 वर्ग मिलीमीटर में इन छिद्रों की संख्या 250 से 300 तक होती है। इसी वजह से इन छिद्रों को हम खुली आँखों या नंगी आँखों से नहीं देख सकते। अगर आप इन छिद्रों को देखना चाहते हैं, तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप किसी भी पत्ती के अंदर के छिद्र को देख सकते हैं। उस छिद्र को हिंदी में रंध्र बोला जाता है और इंग्लिश में स्टोमेटा बोला जाता है। तो कुछ कठिन नहीं है, खाली हमारी समझ का अंतर है। ठीक है? स्टोमेटा याद रहेगा ना? तंबाकू में कौन सा उत्तेजक पदार्थ निहित होता है? तंबाकू में, तो याद रखिए तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। चाय में भी होता है निकोटीन, तो याद रखिए तंबाकू में कौन सा उत्तेजक पदार्थ होता है? निकोटीन। ठीक है?
चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट है मैक्सिको। ये देखिए मेक्सिको नहीं है, मैक्सिको है, देश का नाम है ना, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका में मैक्सिको देश है। ठीक है, तो मैक्सिको का भृंग जाइग्रोग्रामा बाइकोलोरेटा किसके निष्पत्रण के लिए जाना जाता है? आधे लोग तो परेशान हो गए होंगे कि सर कौन सा प्रश्न दे रहा है, हाँ ये कौन सा प्रश्न दे रहा है। और परेशान मत होइए, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ इसके बारे में क्या है। देखिए जो मैक्सिको देश है ना, मैक्सिको देश पहले छोड़िए, पहले इसके उत्तर से हम चर्चा करते हैं। गाजर घास होता क्या है? गाजर घास, गाजर घास को दोस्तों चटक चांदनी भी बोलते हैं। याद रहेगा आपको, जितनी बातें बता रहा हूँ गाजर घास के बारे में पहले वो समझिए, क्योंकि उत्तर से प्रश्न बनाना सीखिए। ठीक है, उत्तर से प्रश्न बनाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। गाजर घास को चटक चांदनी बोलते हैं, ये एक प्रकार की घास होती है। और बताएं, गाजर तो खाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गाजर घास को गाजर से कंपेयर मत करिएगा। गाजर घास बिल्कुल अलग चीज़ है, गाजर बिल्कुल अलग चीज़ है। गाजर हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है खाना, उसको हम लोग सैलेड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गाजर घास अगर आपने खा लिया तो आपको मरने से कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, आपको मरने से कोई रोक नहीं सकता है। गाजर घास एक तरह का घास होता है और ये बड़े आक्रामक तरीके से फैलता है, बहुत तेज फैलता है, बहुत तेज फैलता है। ठीक है, और याद रखिए कि अगर ये किसी भी खेत या कहीं भी ऐसी जगह फैलना शुरू हो गया तो उसका जितना जल्दी से जल्दी विनाश किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, उसको हटा दीजिए। अदरवाइज वो फैल जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको हटाना। इसको विनाशकारी खरपतवार भी कहा जाता है, विनाशकारी खरपतवार। किसी खेत में फैल गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और आपको बताऊं कि इस गाजर घास के उपयोग से अनेक प्रकार के कीटनाशक और जीवाणुनाशक तैयार किए जाते हैं। जो दवाइयाँ होती हैं ना, कीटनाशक दवाइयाँ, जीवाणुनाशक दवाइयाँ, खरपतवार नाशक दवाइयाँ, उनके निर्माण में इन गाजर घासों का इस्तेमाल किया जाता है। तो सोच लीजिए कि उनका नाश कर देता है, जो कीट हैं जो ऑलरेडी इतने खतरनाक हैं उनका नाश करता है। हम तो नॉर्मल लोग हैं ना, तो हमारा नाश तो कर ही देगा। अच्छा एक चीज़ और, इस गाजर घास की लुगदी से कागज़ भी तैयार किया जाता है, पेपर भी तैयार किया जाता है। और इसको जो है बायोगैस में गोबर के बायोगैस के उत्पादन के समय गोबर के साथ मिलाकर भी कभी-कभी इस्तेमाल किया जाता है। तो बात आती है इस खरपतवार की। इस खरपतवार की स्पेशली गाजर घास की लगभग 20 प्रजातियां जो हैं पाई जाती हैं। और स्पेशली जो मैक्सिको है, यहाँ पे जो नाम दे रहा है मैक्सिको, मैक्सिको हो गया, अमेरिका हो गया, वेस्ट इंडीज, भारत, इन सब देशों में इसके जो है ज़्यादा चीज़ें देखने को मिला है। ठीक है, मतलब ज़्यादातर यहाँ पे है। हमारे भारत में अगर हम बात करेंगे तो यह स्पेशली जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हमारे यूपी साइड नहीं है। ठीक है, उधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल हो गया, हरियाणा हो गया, उस साइड में है। और उत्तर प्रदेश में बड़ा कम देखने को मिलता है, थोड़ा सा पहाड़ी साइड एरिया में मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और बहुत लंबी लंबी होती है, लगभग 1.5 मीटर लंबी तक गाजर घासें होती हैं। इसका तना इतना इतना बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, चलिए अब तो समझ में आई होगा ना। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? जो पान होता है ना, पान की लता में जो जड़ बनती है वो कौन सी होती है? ठीक है, तो याद रखिए उसको आरोही जड़ कहते हैं, क्योंकि वो बढ़ती है धीरे धीरे। वो क्या करती है, ऐसे बढ़ती जाती है। ठीक है ना, उसका स्वभाव ही होता है बढ़ना। ठीक है, तो इसको आरोही जड़ बोला जाता है। वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे पादप जो प्रकाश में बढ़ते हैं, जो केवल मतलब दिन के उजाले में, सूर्य के प्रकाश में उनका वृद्धि होता है, विकास होता है, उनको आतपोदभिद कहते हैं। इसका नाम याद रखिएगा, आतपोदभिद। ठीक है, ऐसे पादपों को क्या कहा जाता है? आतपोदभिद। ओके। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? पूरे पूरे वनस्पति जगत में गैर हरित, नाम समझिए, गैर हरित मतलब जो हरित नहीं है, विषम पोषित, गैर हरित और विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो आपका उत्तर है फंजाई। अब आप समझोगे सर फंजाई क्या होता है, नाम नहीं सुना ना फंजाई का? देखो, फमफूद का नाम सुना है, फमफूद का वही होता है। फमफूद को ही हम क्या बोलते हैं? फंजाई बोलते हैं। अब कोई दिक्कत? नाम में कितना अंतर है देखो। जैसे स्टोमेटा था तो इसको छिद्र बोलते थे, रंध्र बोलते थे। उसी तरह फंजाई किसको बोला जाता है? फमफूद को बोला जाता है। थोड़ी सी बातें मैं बता देता हूँ फमफूद के बारे में। जिनको फमफूद नहीं सुना होगा, आप लोगों ने कवक भी सुना होगा ना, कवक। वही कवक है, फमफूद है, फंजाई, ये सारी एक ही चीज़ है। तो याद रखिए, जो कवक होते हैं एक प्रकार के पौधे होते हैं, इनको पौधों की श्रेणी में रखा जाता है, जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। और जब से संसार शुरू हुआ है ये तभी से हमारे संसार में विद्यमान है। और सबसे बड़ी चीज़ कि इनको संसार का अपमार्जक कहा जाता है। आपसे एग्जाम में भी पूछता है कि संसार का अपमार्जक किसे कहते हैं? तो याद रखिए, अगर ऑप्शन में है कवक या फमफूद या फंजाई तो आप उसको टिक करिएगा जरूर से। अपमार्जक मतलब कि अपमार्जक माने क्या? ये संसार के कचड़े को खत्म करते हैं।
ये संसार के कचरे को ख़त्म करते हैं। अच्छा, फिश टैंक है आपके घर पे, किसी घर पे फिश टैंक अगर होगा जिसमें मछली होता है, तो उसमें हम लोग एक ऐसी मछली डालते हैं जो कचरा खाती है, ताकि फिश टैंक जल्दी गंदा ना हो। ठीक उसी तरह से ये भी है। संसार में जो गलत गंदी चीज़ें हैं, जो कचरा हैं, उनको हटाने का कार्य किसके पास है? कवक और फफूंद के पास है। मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर होते नहीं है तो कचरा कितना बढ़ जाता है। इसको फंगस नाम से भी जाना जाता है, फंगस। फंगस, ठीक है ना? ये जीवों का एक विशाल समुदाय होता है। देखिए, एक तरफ इसको हम कभी-कभी इसको पौधों के श्रेणी में रखते हैं, कभी-कभी इसको जीवों की श्रेणी में रखते हैं। भाई फफूंद या कवक, इसको पौधों की श्रेणी में रखते हैं और जीवों की श्रेणी में भी रखे जाते हैं। एक बात और याद रखिए कि ये इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इसी वजह से यहाँ पे दिया हुआ है कि ये गैर हरित है। गैर हरित, गैर हरित मतलब इसमें क्लोरोफिल, याद रखिएगा, कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। मतलब जहाँ क्लोरोफिल नहीं, जैसे पौधे की पत्तियाँ क्लोरोफिल के कारण ही हरी होती हैं, तो अगर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता इसका मतलब हरे नहीं होते। इनका मतलब इनका रंग जो होता है वो हरा नहीं होता है। तो सीधा सीधा आप याद रखिए, इसमें कवक नहीं पाया जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें याद रहेगा आपको। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ दे कि कैसे पहचानोगे कवक को, तो आप कैसे बताओगे उसको? तो जैसे गूथा हुआ आटा से जब पावरोटी बनाया जाता है तो पहले उसमें ईस्ट मिलाया जाता है, ईस्ट, ठीक है ना? पावरोटी जानते हैं ना, ब्रेड, पावरोटी, वो आटे से ही बनता है ना, मैदे वाले आटे से। तो उसमें जो क्या मिलाया जाता है, उसमें ईस्ट मिलाया जाता है। वो ईस्ट क्या है? वो ईस्ट भी एक तरह का कवक है, ठीक है? या अगर घर में आप लोग देखना चाहिए तो एक रोटी को 2-3 दिन मत खाइए, उसको ऐसे ही खुले में छोड़ दीजिए, तो उस पे कुछ रुई-रुई सा उग जाएगा। वही क्या है? कवक है। या हमारे शरीर में जो दाद होता है, उसमें जो कीटाणु होते हैं, वो भी क्या होते हैं? वो भी कवक या फफूंदी होते हैं। या आपने कुकुरमुत्ता देखा होगा ना, कुकुरमुत्ता, मैं बनाता हूँ कुकुरमुत्ता आपके लिए। ये कुछ ऐसा होता है, देखिए, ऐसा होता है ना कुकुरमुत्ता। तो ये कुकुरमुत्ता जो होता है, ये कुकुरमुत्ता क्या करता है? ज़्यादा बड़ा हो गया क्या यार? 1 सेकंड। ठीक है, तो ये कुकुरमुत्ता होता है, वो भी इसका एग्जाम्पल एक है। तो फंजाई याद रहेगा ना। साग में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व क्या होता है? अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि पत्तियों वाले जितने भी चीज़ें होती हैं उनमें आयरन पाया जाता है। तो आयरन मतलब लोहा पाया जाता है, आयरन मतलब लोहा पाया जाता है, ठीक है? तो उसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत सारी बातें हो गई ना, कुछ तो अच्छा लगा ही होगा आप लोगों को। आइए, कौन सा पादप उत्पाद नहीं है? पूछ रहा है हमसे कि कौन सा पादप उत्पाद नहीं है। तो उत्तर में दे रहा है सैकरीन। तो मान लो पढ़ लिया सैकरीन, बहुत सारे लोग जानते नहीं यार सैकरीन क्या होता है। तो आपको मैं बताऊं सैकरीन क्या होता है। सैकरीन का इस्तेमाल आप लोग हमें डेली करते हो, सब लोग सैकरीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पता नहीं है। यही है बायोलॉजी, यही है बायोलॉजी। यूज करते हैं, जानते नहीं है। सैकरीन क्या है मैं बताता हूँ। यह एक तरह का कार्बनिक यौगिक होता है जो कृत्रिम मिठास का आभास कराता है। सच में मतलब कृत्रिम, प्राकृतिक नहीं। अब यार कृत्रिम मीठा क्या होता है? जैसे अगर हम चीनी खाते हैं, चीनी, चीनी अगर हम लें तो चीनी किससे बनता है? पौधे से। कौन से पौधे से बनता है? गन्ना से चीनी बनता है, बनता है ना, गन्ना से चीनी बनता है। तो मतलब एक पादप के उत्पाद है चीनी, पादप का उत्पाद है चीनी, मानेंगे कि नहीं? लेकिन ये जो सैकरीन होता है ना, इसको बनाया जाता है, इसको लैब में तैयार किया जाता है। ये किसी पौधे से नहीं निकलता है, इसको लैब में बनाया जाता है। और ये भी जैसे चीनी मीठा होता है उसी तरह ये भी मीठा होता है। और आपको बता दूं कि चीनी से लगभग 300 से 400 गुना ज़्यादा अधिक मीठा होता है सैकरीन। समझिए बात को, चीनी की अपेक्षा 300 से 400 गुना ज़्यादा मीठा होता है कौन सा पदार्थ? सैकरीन। और इस सैकरीन का इस्तेमाल जितने भी पेय पदार्थ हैं, जैसे माजा वगैरह आप लोग पीते हैं ना, माजा फ्रूटी पीते हैं, माजा पीते हैं, तो उसमें इस कृत्रिम पदार्थ का मिलावट होता है, सैकरीन मिला होता है। या कैंडी खाते हैं ना, कैंडी, उसमें होता है। या फिर दवाओं के अंदर, दवाओं को मीठा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुल्फ़ी वगैरह में इसको डाला जाता है। टूथपेस्ट तो करते होंगे, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट को मीठा बनाने के लिए क्या किया जाता है? उसमें भी सैकरीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए कर रहा हूँ कि डेली आप सभी इस्तेमाल करते हैं लेकिन जानते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जानिएगा कि अगर हम ओरिजिनल चीनी की बात करें तो उससे हमें ऊर्जा भी मिलती है। जो ओरिजिनल चीनी है, जो सच में मार्केट में जो चीनी होती है, उसको लेने से हमें शरीर में ऊर्जा मिलती है, लेकिन सैकरीन से किसी भी तरह की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। सैकरीन से ऊर्जा नहीं मिलती लेकिन चीनी से मिलती है, जबकि दोनों मीठा का काम करते हैं। अब नहीं भूलेंगे ना भैया, मत भूलिएगा, बड़ी इच्छा से पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अनाज के परिरक्षण के लिए
अनाज के परिरक्षण के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? अनाज के परिरक्षण के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट एक पदार्थ है, उसके माध्यम से अनाज का रक्षण किया जाता है। कैसे रक्षण किया जाता है कि अनाज में जैसे गेहूँ है, चावल है, उसमें घून वगैरह ना पड़े, तो कोई कीट वगैरह ना पड़े, खराब हो जाएगा। हाँ, तो उससे बचाने के लिए सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है। उसकी महक से, उसकी गंध से कोई इसके पास नहीं, बहुत नुकसानदायक होता है, बहुत नुकसानदायक। अगर अनाज के परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया गया तो ध्यान रखिए कि अनाज को यूज करते समय उसको बढ़िया से धुल करके और धूप में जो है उसको फिर से सुखा करके उसके बाद ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत नुकसान करता है, इससे कैंसर का सबसे बड़ा जनक है ये सोडियम बेंजोएट, बहुत। चाय पर लाल किट या रेड रेस्ट किसके कारण लगता है? तो याद रखिए हरे शैवाल के कारण लगता है। अभी हमने पीछे बात किया था फंगस के बारे में, कवक के बारे में, फंजाई के बारे में देखा था, फंफूद को, एक ही नाम है सब। अभी हमारे सामने नया नाम आएगा शैवाल। तो मैं चाहूँगा कि आप शैवाल के बारे में भी जान जाओ, क्योंकि बार बार ऐसे आता रहेगा तो कम से कम जब मैं डिस्कस करूँगा तो आप सभी को याद रहेगा, तो मज़ा आएगा पढ़ने में। देखो क्या होता है ना, शैवाल एक सजीव है और अधिकांश शैवाल जो है ये पौधों के समान सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात ये स्वपोषी होते हैं। ज़्यादातर शैवाल क्या होते हैं? स्वपोषी। कुछ शैवाल हैं जो परपोषी हैं, मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर शैवाल स्वपोषी होते हैं और यह एक कोशिका से लेकर बहुकोशिका के रूप में भी होते हैं। अंतर क्या है? पौधों के समान तो हैं, लेकिन कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पौधा है और कौन सा शैवाल है? तो याद रखिए पौधों के पास अपने जड़, तना, पत्तियां होती हैं, लेकिन शैवालों के पास जड़, तना, पत्तियां नहीं होती। खाना तो बनाते हैं उनकी तरह, लेकिन जड़, तना और पत्तियां नहीं होती। तो कहोगे यार बिना जड़, बिना तना, बिना पत्ती के शैवाल रहेगा कहाँ पे? यार शैवाल पौधों की श्रेणी में आता जरूर है, लेकिन तना तो है नहीं। तना है तो पौधा तो कहीं खड़ा नहीं रहेगा, तो आपको देखने में थोड़ा दिक्कत होगा। ये मिलेगा कहाँ पे? कहीं भी जहाँ पे नम भूमि होगी, जहाँ पे भूमि कैसी होगी? नम होगी, उस भूमि पर मिल सकता है। आपको अलवणीय या लवणीय जल में मिल सकता है। वृक्षों की छाल, पेड़ों की छाल पर, जैसे बारिश के बाद छाल पर देखते हो हल्का महीन महीन हरा हरा कुछ निकल जाता है, जिसको हम लोग यार काई बोलते हैं। अरे घर गांव में रहता लोगों तो पता चल जाता। काई जानते हैं ना? काई, वो काई होता है। या दीवालों पर कभी कभी हरा हरा नहीं लग जाता है काई टाइप का, तो वही, वो सब क्या होता है? वही है, वही शैवाल है, वही शैवाल है। अच्छा एक चीज़ और बता दूं कि दो चीज़ें आप यहाँ ध्यान रखिए। ये जो हमारी पृथ्वी है ना, इस पे जितने भी पौधे पाए जाते हैं उन पौधों को दो भागों में बांटा गया है। उन पौधों को दो भागों में, जितने भी पेड़ पौधे हैं ये सभी पौधों को दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है बॉटनी में। ठीक है, अब कौन कौन सा भाग है? पहले भाग को बोलते हैं, बताऊंगा नहीं, ऐसे बताऊंगा तो आप भूल जाओगे। देखो, एक उस तरह के पौधे जो फूल और बीज उत्पन्न करते हैं, जिनके पास अपना फूल होता है, अपना बीज होता है। दूसरा, ऐसे पौधे जिनके पास फूल और बीज नहीं होता है। तो जिनके पास होता है उन पौधों को बोला जाता है फेनरोगैम। क्या बोला जाता है? फेनरोगैम, फेनेरोगैम, याद रहेगा। जिनके पास फूल, फल, बीज ये सब उत्पन्न करने की ताकत होती है उनको फेनरोगैम बोला जाता है, और जिनके पास ताकत नहीं होती है उसको क्रिस्टोगैम बोला जाता है। क्रिस्टोगैम, ठीक है ना, गैम याद लगा लीजिएगा, क्रिस्टोगैम। तो ये दो तरह के होते हैं। शैवाल जो होते हैं वो क्रिस्टोगैम के तहत आते हैं, और गुलाब का फूल वो फेनरोगैम के तहत आता है। समझ में आ रहा है ना? क्रिस्टोगैम के तहत आते हैं। तो याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछता है कि शैवाल जो है वो कौन सी श्रेणी का है, ऐसे पूछता है। तो याद रखिएगा वो क्रिस्टोगैम श्रेणी का है। ऐसे सभी पौधे जो बीज ये सब नहीं होता जिनके पास, वो कहाँ पे जाएंगे? वो क्रिस्टोगैम श्रेणी में आएंगे। इसके अलावा ये थैलोफाइटा होते हैं। थैलोफाइटा मैं आपको बात बताऊंगा, थैलोफाइटा इनका वर्ग है, ये थैलोफाइटा वर्ग के होते हैं। अच्छा, पीछे हमने पढ़ा था फंगस और कवक के बारे में। उनमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता था, वो भी पौधों की श्रेणी में आते हैं। हालांकि उनका भी कोई वो फूल, पत्ती, बीज ये सब नहीं होता है, तो वो भी क्रिस्टोगैम श्रेणी के ही माने जाएंगे, वो भी क्रिस्टोगैम श्रेणी के माने जाएंगे। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि जो कवक होते हैं उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वो हरे तो होते नहीं है। अरे कुकुरमुत्ता, हरा हरा कुकुरमुत्ता कभी देखे हैं आप लोग? नहीं होते हैं। तो वहाँ पे जो है, या ईस्ट वगैरह कभी हरा देखे हैं? क्लोरोफिल है ही नहीं वहाँ पे। लेकिन शैवाल जो होते हैं इसमें प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी वजह से
ये लाल भी होते हैं, ज़्यादातर ये लाल होते हैं, इसके अलावा ये हरे, ज़्यादातर ये हरे होते हैं, इसके अलावा ये लाल भी होते हैं और नीला भी होते हैं, ठीक है? तो इस तरह के होते हैं। लाल कहोगे, लाल कब दिखते हैं? जहाँ कहीं मंदिर होता है, कहीं ऐसा जहाँ नहाने का स्थान वगैरह बना है, ठीक है, सीढ़ियों से उतरने के लिए, तो वहाँ देखेंगे तो कुछ लाल-लाल काई जमी होती है, हरी काई की जगह लाल-लाल काई जमी होती है, ठीक है? तो उस लाल वाला जो जगह होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग, उसको यहाँ पे शामिल किया जाता है, ठीक है? तो अभी तो आप लोग समझ में आ गया होगा ना? चलिए बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हम लोग अंदर-अंदर जाके पढ़ाई कर रहे हैं। चाय की पत्तियों के संसाधन में, प्रोसेसिंग में कौन-सी क्रिया आवश्यक नहीं होती? तो ग्लानन, ग्लानन की ज़रूरत नहीं होती है। चाय की पत्तियों में प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग में एक कंडीशन होती है ग्लानन, तो याद रखिए ग्लानन का प्रयोग यहाँ नहीं किया जाता है, ठीक है? ओके, पीड़कनाशियों का प्रयोग, अरे ग्लानन धुल-वुल के हटा देना यार। अब कोई ऐसा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होते हैं ना, जैसे उनको धुल करके, सुखा करके फिर रखा जाता है। चाय की पत्ती धुल दोगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो ग्लानन एक उसी तरह का प्रक्रिया होता है। नाशियों का प्रयोग किसके विनाश के लिए किया जाता है? अरे यार ज़ाहिर सी बात है, पीड़कनाशी का प्रयोग जो है कीट-पतंगों को मारने के लिए किया जाएगा, ये तो कॉमन सी बात है ना। वनस्पति संग्रहालय, हार्बेरियम क्या होता है? बहुत कठिन लग रहा है ना हार्बेरियम? उत्तर मत देखिए, बहुत कठिन लग रहा है ना हार्बेरियम? सही बताएं, एक लाइन की बात बोलेंगे और आप एकदम आश्चर्यचकित हो जाओगे हार्बेरियम को सुन के। बचपन में जब हम लोग इंटर उंटर में पढ़ते थे, हाई स्कूल इंटर में, तो हमारे स्कूल से कभी कभी प्रोजेक्ट बनाने के लिए मिलता था, जिसमें सूखे पेड़ पौधों को, पत्तियों को, घास को जुटा करके, चिपका करके लेके जाना पड़ता था, और उस पर हम लोगों को नंबर मिलता था। वही हार्बेरियम है, वही क्या है? हार्बेरियम है। पौधों के शुष्क नमूनों का पर्यवेक्षण केंद्र क्या कहलाता है? हार्बेरियम कहलाता था। वो हार्बेरियम रिपोर्ट होता था, वो हम लोगों का क्या होता था? हार्बेरियम रिपोर्ट। जहाँ सूखे हुए पेड़ पौधों के, मतलब पौधे की पत्तियाँ जो सूखी अवस्था में हैं, उनको चिपका दिया जाता, चिपका के लेके जाते थे और उसमें हमको नंबर मिलता था। हार्बेरियम समझ में आ गया ना? चलिए आगे देखते हैं। खाद्य परिरक्षी के रूप में पोटेशियम मेटाबास सल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? ठीक है, इसका प्रयोग, तो इसके बारे में भी जान लीजिए कि ये क्या होता है। इसको पोटेशियम प्योर सल्फेट के रूप में भी जाना जाता है, प्योर सल्फेट, पोटेशियम प्योर सल्फेट। और यह सफ़ेद क्रिस्टली पाउडर होता है, स्पेशली इसको सल्फर गंध के रूप में भी देखा जाता है। तो कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, और इसका प्रयोग दोस्तों किया जाता है फलों के रस को ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखने के लिए। फलों के रसों के लिए ज़्यादा समय तक, अब जैसे कैसे बताऊँ मैं आपको, जैसे जूस वगैरह आता है ना, अरे क्या बोलते हैं उसको यार, जूस को, अरे जो पैकेट वाला जूस आता है, ठीक है, बिग बाजार वगैरह में मिलता है, स्पेंसर वगैरह में, नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, ठीक है, उन जूसों का परीक्षण कैसे किया जाता है? इसी के माध्यम से, पोटेशियम मेटाबास सल्फाइड के माध्यम से, ठीक है। अगला देखिए, टिटनस रोग कैसे फैलता है? टिटनस, तो ये जंग लगा लोहे से, अगर आपका हाथ वगैरह कहीं कट गया है, ठीक है, तो उससे टिटनस की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। लोहे से कटना और जंग लगे लोहे से कटना, बड़ा अंतर होता है। तो याद रखिए, जंग लगे लोहे से कटने से टिटनस जो है ज़्यादा होता है। कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है? वो कौन सा रोग है? तो याद रखिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इसको बताना। देखिए इसमें होता क्या है ना, कि स्पेशली बच्चों में पाया जाता है, जो पैदा होते हैं बच्चे गर्भ से, ठीक उनमें। इसमें इसकी कहानी क्या है कि बच्चों के अंदर जो होता है, उनका चेहरा नीला पड़ने लगता है, उनका चेहरा, मुंह पूरा नीला पड़ने लगता है, जो फिर वो डॉक्टर डिसाइड करता है कि यार इनको ब्लू बेबी सिंड्रोम है, ठीक है। एक्चुअली इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि प्रॉब्लम होती क्या है। इन बच्चों को साइनोटिक चाइल्ड भी कहा जाता है। याद रखिए, साइनोटिक चाइल्ड, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा भी है साइनोटिक चाइल्ड के बारे में, साइनोटिक। तो इन्हीं बच्चों को जो ब्लू बेबी सिंड्रोम जिनके अंदर पाया जाता है, इन्हीं बच्चों को साइनोटिक चाइल्ड भी कहते हैं, या ब्लू बेबी बोलते हैं। और सीधे सीधे बताऊं इसका मतलब क्या होता है? साइनोटिक चाइल्ड का मतलब बहुत बदनसीब हैं लोग, ऐसा मान लो आप। होता क्या है कि फेफड़ा जो होता है हमारा ना, फेफड़े रक्त को ऑक्सीजन मुहैया कराने का काम ठीक ढंग से नहीं कर पाते। बात को समझिए, फेफड़े जो होते हैं वो रक्त को पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से ऑक्सीजन नहीं दे पाते हैं। और साइनोटिक का जो अर्थ होता है वो होता है नीला, साइनोटिक का अर्थ ही होता है नीला, ठीक है। और इसमें याद रखिए कि इसको वैज्ञानिकों ने जब इस पे रिसर्च किया कि ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने पाया कि जो भूमिगत जल है उसके इस्तेमाल से होता है, यदि उनमें नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा हो गई हो। किस पदार्थ की? यदि उनमें नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा हो गई हो, ठीक है, एक मानक जो स्टैंडर्ड है उससे ज़्यादा अगर ये हो गई हो, तब जो है
ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बात आती है कि यार नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा कैसे हो जाएगी? तो आजकल आप देख रहे हो कि एक एवरेज में बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं बेहिसाब, ठीक है ना? कहीं भी कोई भी मलबा फेंक दिया जा रहा है, कहीं भी कोई भी मतलब पाइपलाइन डाल दी जा रही है, सीवर लाइन डाल दी जा रही है, मतलब कोई वही नहीं। तो जो पानी है वो ठीक ढंग से प्यूरिफ़ाई नहीं हो पा रहा है और वो पानी जो रिस करके भूमिगत जल में जाकर मिलता है ना, तो वो जाकर उसे संदूषित कर देता है। वो जाकर उसे संदूषित कर देता है, जिसकी वजह से वो पानी में मिल जाता है और उसी पानी को जब गर्भवती स्त्री पी लेती है, ठीक है? तो वो कहीं न कहीं वही पानी जाकर बच्चे तक पहुँचता है, ठीक है? बच्चे तक पहुँचता है और फिर क्या हो जाता है, प्रॉब्लम क्या होता है उससे? शरीर में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मतलब कि हमारा फेफड़ा ब्लड को ऑक्सीजन सही ढंग से नहीं दे पाता। जब तक ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक उसका कलर लाल रहेगा ही नहीं, वो नीला पड़ने लगेगा और इसके बाद क्या हो जाएगा, बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में फिर जो है ये डॉक्टर लोग वगैरह अपने तरीके से दवा इलाज करके उसको सही करते हैं। वो तो बात की बात है, मैंने बता दिया आपको। कौन मलेरिया पैदा करता है? बड़ा अटपटा सा प्रश्न है कि कौन मलेरिया पैदा करता है, ठीक है? तो मलेरिया दोस्तों होता है प्रोटोजुआ के माध्यम से। प्रोटोजुआ बड़ा खतरनाक है, ठीक है? चलिए आज के लिए रहने दीजिए, मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में जब कभी प्रोटोजुआ आएगा ना तो उसके बारे में बता दूंगा। फिलहाल इतना जान लीजिए कि प्रोटोजुआ बड़ा ही नुकसानदायक है, बहुत नुकसानदायक। अब प्रोटोजुआ से इतने खतरनाक खतरनाक रोग होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। जैसे पायरिया का नाम सुना है ना आपने? पायरिया, पायरिया ये मुंह में होता है, ठीक है? पायरिया। तो मुंह में क्या होता है ना, जैसे दांत सड़ता है ना, वहाँ से कीड़े पड़ जाते हैं, दांतों की जड़ें तथा मसूड़ों में कीड़े पड़ जाते हैं, मवाद आना शुरू हो जाता है। तो पायरिया ये जो होता है, ये प्रोटोजुआ की वजह से। आपसे एग्जाम में पूछता है कि कौन कौन से रोग प्रोटोजुआ जुआ की वजह से होते हैं, तो मैं एक बार डिस्कस करना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आखिरी प्रश्न है और इसलिए बताना चाहूँगा। तो पायरिया हो गया। दस्त तो जानते होंगे ना, ओमिटिंग, ठीक है ना? जब दस्त होता है तो ये बड़ी आंत में सूजन हो जाता है, दर्द आने लगता है और बार बार दस्त आता है। बड़ी आंत की प्रॉब्लम होती है दस्त के मामले में। दस्त भी किसकी वजह से आता है? याद रखिए कि वो भी प्रोटोजुआ की वजह से। इसी तरह एक और रोग है एमीबिएसिस। एमीबिएसिस इसमें क्या होता है, कोलन में सूजन आ जाती है। बड़ी आंत का एक हिस्सा होता है कोलन, याद है ना, मैंने पढ़ाया था आपको कोलन। कोलन में जहाँ वो खाना जाता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में खाना प्रवेश करता है, वही कोलन होता है ना, तो वहाँ की प्रॉब्लम है, वहाँ वो भी जो होता है वहाँ भी प्रॉब्लम होता है, तो ये प्रोटोजुआ की वजह से। इसके अलावा पेचिस पड़ता है। पेचिस पड़ना जानते हैं ना? पेचिस पड़ता है, पीलिया होती है। पीलिया नहीं लेके चलेंगे, पेचिस पड़ना स्पेशली पेचिस जो होता है वो भी प्रोटोजुआ की वजह से है, ठीक है? और इसके अलावा दस्त मैंने बता ही दिया। काला जार, काला जार है। और निद्रा आना, एक तरह से मान लो कि बहुत ज़्यादा किसी को नींद आ रहा हो तो वहाँ भी ये होता है। और सबसे खतरनाक है मलेरिया। मलेरिया भी किसकी वजह से? इसी की वजह से होता है, प्रोटोजुआ की वजह से। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत मज़ा आया होगा सुन करके, समझ करके। और डेली अगर हम लोग थोड़े बहुत भी प्रश्न करते चलेंगे ना, तो ज़्यादा नहीं, 1 महीने में यार आपकी बायोलॉजी बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। खुद आपको एहसास होने लगा कि सर नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है। आज आज की वीडियो में अगर मज़ा आया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा और लाइक्स जरूर दीजिएगा। वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बंधु तक हमारी वीडियो पहुंच पाए और सब लोग इसका इस्तेमाल कर पाएँ, पढ़ पाएँ अच्छे से। साथ ही अगर आपके वीडियो पे ऐड आता है तो उस ऐड को पूरा देखा करिए, ऐड को स्किप मत किया करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।